187 बीएनएसएस को हम लोग पढ़ रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने देखा 187 बीएनएसएस की सबसेक्शन 3। यही सीआरपीसी में 167 और उसकी सबसेक्शन 2 और उसके अंदर जो प्रोवाइजो लिखा, प्रोवाइजो के अंदर जो क्लॉज ए है वो हुआ करती थी। और इसमें डिफॉल्ट बेल का कॉन्सेप्ट इंक्लूड है। तो जो डिफॉल्ट बेल पहले सबसेक्शन 2 ऑफ 167 सीआरपीसी मिला करती थी, अब वही डिफॉल्ट बेल सबसेक्शन 3 ऑफ 187 बीएनएसएस मिलेगी। मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूं सबसेक्शन 3 का। डिफॉल्ट बेल के बारे में क्या कहा? डिफॉल्ट बेल के लिए कहा गया कि अगर कोई अक्यूज पर्सन 90 दिन या 60 दिन कस्टडी में रहा है और पुलिस ने या प्रोसिक्यूशन ने या दूसरी एजेंसी जो भी हैं जिन्होंने चार्जशीट फाइल करनी थी, वो चार्जशीट फाइल नहीं कर पाए विद इन 90 डेज या 60 डेज, तो उसको अब एक राइट मिल जाता है कि वो बेल पर रिलीज कर दिया जाए। यहां पर बार बार क्वेश्चन एक उठता है कि इस बीच जब 90 दिन का पीरियड हुआ या 60 दिन का हुआ, इस बीच में कुछ दिन के लिए एक्यूज पर्सन इंटरिम बेल पर आ जाता है, टेम्परेरी बेल पर आ जाता है, अंतरिम जमानत पर आ जाता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जितने दिन वो एक्यूज इंटरिम बेल पर रहा, क्या वो पीरियड इंक्लूड किया जाएगा 90 दिन 60 दिन काउंट करते समय? तो इसी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैंने बहुत सारे जजमेंट्स की हेल्प ली है। कुछ सुप्रीम कोर्ट के हैं, कुछ हाई कोर्ट के। जिन लोगों को केवल इसका आंसर जानना है कि ये इसमें 60 दिन 90 दिन में ये टेम्परेरी पीरियड इंटरिम बेल, टेम्परेरी बेल का पीरियड इंक्लूड होगा या नहीं होगा, जिन्हें केवल आंसर जानना है वो लोग सुन लें कि ये पीरियड इंक्लूड नहीं होगा। अब जिनको रीजन जानना है इसके पीछे का, तो वो वीडियो पूरी देख लें और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। बहुत सारे फैक्ट्स के साथ आपको और बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी जो प्रैक्टिस में या इंटरव्यू में, एग्जाम में काम आएंगे। ये क्वेश्चन को आगे हम बढ़ाएं तो पहले हम ये देखते हैं कि इसके बारे में लॉ क्या कहता है। तो देखिए, सेक्शन 187 बीएनएसएस और उसकी सब सेक्शन 3, इसमें बताया गया कि मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड कितना हो सकता है किसी भी एक्यूज पर्सन का। डिटेल वीडियो में बता चुका हूं, वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बट ब्रीफ में बता रहा हूं कि मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड हो सकता है 90 डेज या 60 डेज अंडर सबसेक्शन 3। आप ये भी ध्यान रखिएगा, डिफॉल्ट बेल का नाम स्टैट्यूटरी बेल भी है, डिफॉल्ट बेल का नाम ऑटोमेटिक बेल भी है। अलग अलग जगह पे कई बार अलग अलग नाम से जानते हैं लोग। आपको पता होना चाहिए कि तीनों नाम ये अब सबसेक्शन 3 ऑफ 187 बीएनएसएस से ही रिलेटेड है। तो यहां पर तो क्लियर बोला है भाई लॉ ने कि वो एक्यूज पर्सन का डिटेंशन 60 दिन और 90 दिन का होना चाहिए, तभी उसको डिफॉल्ट बेल मिलेगी। मान लो किसी केस में 13 दिन के लिए एक्यूज पर्सन बीच में एक इंटरिम बेल पर आ गया या टेम्परेरी बेल पर आ गया, तो उसका पीरियड 90 दिन में से या 60 दिन में से वो 13 डेज माइनस हो जाएंगे। उसको एक्स्ट्रा 13 डेज जुडिशियल कस्टडी में रहना पड़ेगा, तभी उसके डिफॉल्ट बेल का राइट क्रिएट हुआ। लेकिन एम्बिग्युइटी कहां से आती है, प्रॉब्लम कहां से आती है, उसके लिए मैं आपको 2 जजमेंट बताऊंगा माननीय सुप्रीम कोर्ट की। उस जजमेंट को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि एम्बिग्युइटी बिल्कुल बन जाती है, जेन्युइन है। देखिए, केस का नाम है कनक सिंह मोहन सिंह मंगरोला वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये डिसाइड कब हुआ? 7 अप्रैल 2006 को डिसाइड हुआ। और ये एक ऑर्डर है फ्रेंड्स, ये जजमेंट नहीं है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है। लेकिन इस ऑर्डर में डिसाइड क्या किया, इस केस के मैं थोड़ा आपको फैक्ट्स बता देता हूं कि हुआ क्या। इस केस में एक एक्यूज पर्सन को अरेस्ट किया गया, उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। अब ये पर्सन इंटरिम बेल पर आ गया, जेल से आ गया, इसको एक इंटरिम बेल मिल गई। अभी इंटरिम बेल चल ही रही थी, तो खत्म नहीं हुई थी, उससे पहले ही इस पर्सन ने एक रेगुलर बेल मांगने के लिए, क्योंकि पुराना केस है
तो उस समय सीआरपीसी चलती थी, तो रेगुलर बेल इन्होंने लगाई थी 439 सीआरपीसी में, और ये कहा था कि क्योंकि मैं अभी इंटरिम बेल पर हूं, रेगुलर बेल पर नहीं हूं, तो आप मुझे रेगुलर बेल दे दीजिए, मेरी एप्लीकेशन को आप सुन लो, मेरिट पर मुझे रेगुलर बेल दे दो, पक्की बेल दे दो। तो कोर्ट ने क्या कहा कि देखिए, रेगुलर बेल अगर आपको लेनी है तो पहले आपको जुडिशियल कस्टडी में आना पड़ेगा। 439 सीआरपीसी में जब बेल एप्लीकेशन लगती है तो वो तभी मेंटेनेबल होती है जब एक्यूज कस्टडी में हो। तो कोर्ट के इस क्वेश्चन को काउंटर करने के लिए इस एक्यूज के काउंसिल साहब ने क्या कहा कि जब एक्यूज पर्सन इंटरिम बेल पर होता है या टेम्परेरी बेल पर होता है तो वो फ्री नहीं होता है टोटल, उसके ऊपर कंडीशंस लगाई गई होती हैं, कहीं ना कहीं उसके ऊपर कंट्रोल होता है, और जब उसके ऊपर कोई कंट्रोल है तो ये कहा जाएगा कि यस, वो पर्सन कस्टडी में ही है अभी भी। और क्योंकि इंटरिम बेल पर रहते हुए ऐसे पर्सन के ऊपर कंट्रोल है, कोर्ट का कंट्रोल है, तो कहा जाएगा वो कोर्ट की कस्टडी में है। और जब कोर्ट की कस्टडी में अगर ये पर्सन है तो उसकी बेल एप्लीकेशन, रेगुलर बेल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 439 सीआरपीसी इज मेंटेनेबल, उसको सुना जाएगा, आप मेरिट पर डिसाइड कर दीजिए। बट कोर्ट ने क्या किया, इसको नॉन मेंटेनेबिलिटी के आधार पे इसको डिसमिस कर दिया, और फिर ये मामला पहुंच गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि देखिए, वैसे तो ये फिजिकल कंट्रोल में नहीं है ये आदमी, लेकिन जब बात आएगी 439 सीआरपीसी के अंतर्गत बेल लगाने की, तो वहां पर यह बात ठीक है कि वो तभी मेंटेनेबल होती है एप्लीकेशन जब एक्यूज कस्टडी में हो, जुडिशियल कस्टडी में हो। लेकिन यहां इंटरिम बेल पर है, तो जो काउंसिल ने, एक्यूज के काउंसिल ने आर्गुमेंट्स दी थी, उन्हीं आर्गुमेंट्स को मानते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वो पैरा मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिए, पैरा नंबर 5 है, मैं ये आपको पढ़ के दिखा देता हूं। बोला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, इन द व्यू दैट वी हैव टेकन, हमने जो व्यू लिया है, द इम्प्यून्ड ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट इज सेट असाइड, जो हाई कोर्ट ने मना कर दिया था नॉन मेंटेनेबिलिटी के आधार पर, उस ऑर्डर को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, हटा दिया। एंड द मैटर इज रिमिटेड बैक टू हाई कोर्ट टू कंसीडर द मैटर अफ्रेश ऑन मेरिट। कहते हैं कि हम इस मैटर को वापस हाई कोर्ट के पास भेज रहे हैं कि वो इस मैटर को मेरिट पे कंसीडर करें दोबारा से। ऐसा व्यू माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लिया, वो पैरा नंबर 4 आप एक बार पढ़ लें। फ्रॉम द बेल एप्लीकेशन फाइल्ड ऑन 19/4/2005 बाय द अपीलेंट अंडर सेक्शन 439 सीआरपीसी, it clearly appears that on that day the appellant was in custody। इन्होंने कहा कि the appellant was in custody as he was on interim bail for 15 days from this and this date। तो इन्होंने ये मान लिया कि जब एक्यूज इंटरिम बेल पर था तो उसको कहा जाएगा कि he was in custody। इस कारण से प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि जब डिफॉल्ट बेल मांगी जाएगी तो इंटरिम बेल का जो पीरियड है, जो 13 डेज की हम बात कर रहे थे, जब जेल से बाहर रहा इंटरिम बेल पर, उसको भी आप ऐसे ही काउंट करें जैसे कि वो कस्टडी में था। तो अब आप 90 माइनस 13 या फिर 60 माइनस 13 डेज के बाद इंटरिम अपना डिफॉल्ट बेल लेने के लिए एंटाइटल हो जाते हैं। ऐसी इंटरप्रिटेशन लोग कर रहे थे। ऐसा ही व्यू एक दूसरी जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट की। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर भी यही डिसाइड किया। केस का नाम है निरंजन सिंह वर्सेस प्रभाकर। तो इन दोनों जजमेंट के आधार पर कंफ्यूजन आया कि भाई, जब एक्यूज जितने दिन के लिए इंटरिम बेल पर रहा, टेम्परेरी बेल पर रहा, उसको भी आप ऐसे ही काउंट करेंगे जैसे कि वो कस्टडी में रहा। और ऐसे काउंट करने के बाद जब भी 90 डेज या 60 डेज जब भी पूरे हो जाएंगे, उसी दिन
इस एक्यूज का राइट बन जाएगा कि वो डिफॉल्ट बेल पर रिलीज कर दिया जाए, स्टैट्यूटरी बेल पर रिलीज कर दिया जाए। जब दो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स और ऑर्डर होने के बाद ये माना गया कि इंटरिम बेल पर जब कोई एक्यूज होता है तो वो कस्टडी में होता है, तो फिर इसको ये क्यों कहा जा रहा है कि नहीं, ये पीरियड कस्टडी में काउंट नहीं किया जाएगा। देखिए, माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, उन्होंने एक जजमेंट दी जो नवंबर 1991 को डिसाइड की, और केस का नाम है देवेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। और इसमें भी निरंजन सिंह वर्सेस प्रभाकर वाली जजमेंट का हवाला देते हुए कहा गया कोर्ट से कि जो मैं 13 दिन के लिए इंटरिम बेल पर था, वो भी 13 दिन मेरे कस्टडी के काउंट होंगे, और अब 90 दिन से 13 दिन पहले ही मेरी डिफॉल्ट बेल का टाइम पूरा हो जाता है और मुझे आप डिफॉल्ट बेल दे दीजिए। बट हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, आपका वो जो पीरियड 13 दिन का था, वो ये 90 दिन 60 दिन की कस्टडी में काउंट नहीं होगा। उन्होंने रीजन दिया कि देखिए, कस्टडी का मतलब फिजिकल कस्टडी में, तो जितने दिन आप फिजिकल कस्टडी में रहे वही पीरियड आपका काउंट किया जाएगा, इंटरिम बेल वाला नहीं किया जाएगा। साथ में ये कह दिया कि ये जो जजमेंट थी दोनों, इन जजमेंट्स को केवल और केवल 439 सीआरपीसी के लिए एप्लीकेशन को मेंटेनेबल बनाने के लिए उस पीरियड को आप कस्टडी मान सकते हैं, लेकिन जब 167 सब सेक्शन 2 सीआरपीसी या अब उसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन 187 सब सेक्शन 3 बीएनएसएस की बात करेंगे, तो उस मैटर में इंटरिम बेल पर रहने वाले एक्यूज का जो पीरियड है, जितने दिन इंटरिम बेल पर रहा, उसको 90 डेज 60 डेज में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो यहां डिफरेंशिएट कर दिया कि ये जो जजमेंट्स हैं, यहां जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ वो कस्टडी में माना जाएगा, वो एक लिमिटेड पर्पस के लिए है कि 439 सीआरपीसी जो आज की डेट में 483 बीएनएसएस हो गई है, केवल इनके पर्पस के लिए तो आप इंटरिम बेल पर होने वाले आदमी को आप कस्टडी में कह सकते हैं। वहां पर कोई डेज की काउंटिंग नहीं करनी है, केवल एप्लीकेशन को मेंटेनेबल बनाना है। तो केवल और केवल उतने पर्पस के लिए तो वो पर्सन कस्टडी में है, अदरवाइज पर्सन कस्टडी में नहीं है। इसलिए 187 बीएनएसएस सबसेक्शन 3 की काउंटिंग के लिए या 162 या 167 सीआरपीसी की काउंटिंग के लिए वो पर्सन कस्टडी में नहीं माना जाएगा। ऐसी इंटरप्रिटेशंस आती है। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन पर आपको कुछ व्यूज मिले होंगे। अब आप कहां पर किस किस तरीके से इन जजमेंट्स को यूज करेंगे, किस तरीके से जवाब देंगे, वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। इसी तरीके की और वीडियोस आपको मिलेंगी। आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियोस के साथ मैं संजीव सिकरवार फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।